नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे फेसबुक फ्रेंड, मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स, सारे मेरे सोशल मीडिया के जितने मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जितने कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया, तो मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि अभी प्रैक्टिस में कोर्ट में आना जाना स्टार्ट किए हैं। अभी उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया है। कोई बी LLB करके प्रैक्टिस में आया है, कोई अपना LLB ख़त्म करके कोर्स में आया है। किसी व्यक्ति को सिविल लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए अपना माइंडसेट करके आया है। बहुत से ऐसे हमारे मित्र होंगे या हमारे छोटे भाई होंगे जो हमारे समकक्षी होंगे, जो अपना कुछ लोगों का इंटरेस्ट सिविल में होगा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्रिमिनल में होगा। आज जो मेरा पॉइंट है, आज मैं आया हूँ क्योंकि मेरी स्वयं की वकालत, मैं क्रिमिनल का एडवोकेट हूँ और मेरी क्रिमिनल की वकालत है। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है क्रिमिनल की वकालत में। तो आज मेरा पॉइंट भी यही रहेगा। और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एक क्रिमिनल के अधिवक्ता के पास होनी चाहिए, जिसको पढ़ के आप अपने केस को फेस करते हैं। आपके पास जो याचिकाकर्ता आता है, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे प्रोसिक्यूशन का हो, आपको किसी के केस में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या कौन कौन से ऐसी किताबें हैं या कौन कौन से ऐसे बेयर एक्ट हैं, कौन से ऐसे बुक्स हैं जो आपके पास एक क्रिमिनल के वकील के पास होनी बहुत आवश्यक है, जिसको बिना पढ़े या जिसके बारे में आप बिना जाने आप किसी भी ट्रायल को फेस नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन पे कोई नहीं हो पाएगा आपसे। अदालत में कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपको किसी न किसी से सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का एक समाधान है। आपने वकालत की है, सबसे पहले तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि खूब पढ़ के और अपने कॉलेज का, अपने जो जहाँ से भी किया हो, चाहे वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहा हो या किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहा हो, जहाँ से भी कर रहा हो, सबसे पहली चीज़ तो एक अपने अंदर एक नशा पैदा कर लीजिए कि हमको पढ़ के वकालत करनी है। कोई ऐसी वैसी डिग्री मत लीजिए केवल अटेंडेंस दे के या कहीं किसी कॉलेज में जाके बस केवल डिग्री मिल जाना, कहीं से जुगाड़ करवा के, इस डिग्री को मत लीजिए। और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि आप पढ़िए, क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लोग बहुत दीनहीन समझते हैं। ये सोच के आते हैं कि चलिए कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो आओ वकालत ही करते हैं। और यही कारण हो जाता है कि वो बस केवल आते हैं, कुछ दिन वकालत के क्षेत्र में अपना लक आजमाते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े सीनियरों को देख के बहुत खुश भी होते हैं, उनके जैसे बनने की इच्छा भी उनके अंदर व्यक्त करते हैं। लेकिन उसका कारण ये है, कोई भी सीनियर होता है वो सर्वप्रथम किसी न किसी का जूनियर बनता है, जो अपने वकालत के प्रोफेशन में जब शुरू में आता है। जैसे कि हम आप प्रैक्टिस में आए हैं तो किसी न किसी को अपना सीनियर मानते हुए उनसे कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग सीखता है। और गुरु शिष्य का जो भी डिकोरम है उसको मेंटेन करते हुए जो आपको अच्छे सीनियर मिलेंगे, वो आपको सारी चीज़ें, क्या करना है, किस कोर्ट में आपको किस तरीके से अपना अपीयरेंस रखना है, किस फाइल में आपको किस तरीके से वो करना है, कब आपको एप्लीकेशन देनी है, कब आपको अपने क्लाइंट को आप किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, किस स्टेज में क्या प्रोसीडिंग है, जो अच्छे सीनियर हैं वो सभी अपने जूनियर्स को बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीखने आप गए हैं तो आप स्वयं को, अपने आप को इतना योग्य बनाइए, हर चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करिए और अच्छे से सीखिए कि क्या हमारे लिए, या इस स्टेज पे अगर हमारे सीनियर साहब आए हैं तो क्या ऐसा कारण रहा कि सीनियर साहब आए हैं। हाजिर माफ़ी अगर दी जा रही है तो हाजिर माफ़ी हमारी किस सेक्शन में दी जा रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आएगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्रिमिनल के वकील को अपनी एडवोकेसी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन से बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, कब आपको किस स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि सीनियर के चैम्बर में आप सिर्फ तरीका सीखेंगे, बाकी उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसीलिए मैंने आज जो मैं स्वयं में जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जो ट्रायल में मुझे उपयोगी हो लगती हैं, जो जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, आज उसी के लिए हम आपसे कुछ साझा करेंगे। और ये मेरी पहली बुक है जिसको मैं अपने सभी भाइयों को, जो हमारे साथी हैं, जो अभी वकालत में आए हैं, जो अपने आप को एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस के लिए आप कचहरी में आए हैं या हाई कोर्ट में हैं, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी, अगर क्रिमिनल की वकालत करनी है तो एक मेरी ये किताब है जिसको मैं पढ़ता हूँ। इसका नाम है क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की बुक है। इसमें आपको सारी जितनी एप्लीकेशन पड़ती है, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो सीनियर्स हैं, वो सारी चीज़ें का एक प्रोफार्मा होता है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोगों को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, जिसमें एक फॉर्मेट होता है। तो एक आप क्रिमिनल ड्राफ्टिंग की एक बुक ले लीजिए। एक बहुत ही, ये आप क्रिमिनल मेजर एक्ट, एक बुक आप इसको ज़रूर अपने पास रखिए। ये आपको बहुत ही सहयोग करेगा। इसमें आईपीसी के सेक्शंस हैं जिसमें आप ये जान सकेंगे कि कौन सी धारा क्या कहती है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है। जब हम आप एफआईआर लिखवाते हैं तो उसमें 147, 148, 504, 506, 323 या ऐसे ऐसे जो भी सेक्शन लगते हैं वो आईपीसी के हैं। वो सारे क्वेश्चन, वो सारे सेक्शंस आईपीसी में आपको मिल जाएंगे। तो आपको इसमें 4 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको आईपीसी मिलेगी, उसके बाद उसमें आपको सीआरपीसी मिलेगी, आपको एविडेंस एक्ट मिलेगा, आपको इसमें एक नया अभी उसमें अटैच किया गया है पॉक्सो का भी आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। ये इतनी मोटी किताब है और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी मित्र, सभी मेरे साथी इस मेजर एक्ट को ज़रूर ले लें। एक आप मेरे सुझाव से, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा जब इंटरेस्ट होता है, हमको ये जानना हो कि विवेचक को किसी भी मुकदमे में जब कोई अपराध संख्या में कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें एक विवेचक नियुक्त हो जाता है। उस विवेचक को किस तरीके से और क्या क्या सावधानियां अपने विवेचना के दौरान, किसी केस में विवेचना के दौरान क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान देनी पड़ती है, इस चीज़ के लिए हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी अपराधों की विवेचना। इसको आप लोग ज़रूर ले लीजिए। इसमें आपको सारे सेक्शन के बारे में, 307 में कैसे विवेचना करनी है, 302 में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख के विवेचक को विवेचना करनी है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी किताब रहेगी। फिर उसके बाद एक आप ये ले लीजिए। अगर जो क्रिमिनल का वकील है तो सर्वप्रथम आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चोट से किस सेक्शन को विवेचक लगाता है, या पुलिस वाले जब एफआईआर में दर्ज करते हैं तो कौन सा ऐसा घाव होता है, किस जगह का ऐसा घाव होता है, जिससे कि हमको आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर ये घाव है, ये इंजरी आई है तो इसमें ये सेक्शन लगेगा। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, एमएलसी केसेस में एमएलसी भी वो बनाते हैं, तो उसके लिए ये किताब आपको बहुत ज़रूरी रहेगी। आप इसको कर लीजिए जिससे आपको पुलिस की एमएलसी पढ़ने में, समझने में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आपको घाव पता चल जाए, कौन ताज़ा घाव है, कौन पुराना हो गया है, कितने दिन में आपको वो हो जाता है, विवेचक कब आपका वो करेंगे, कौन सा घाव आपको करना है, मेडिकल में आप कहाँ कहाँ से क्या बताएंगे, सारी चीज़ें आप एमएलसी मेडिकल की एक ज़रूर इसको ले लीजिए। एक जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी कही जाती है, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस, आप लगातार आप केस में फेस करते रहेंगे अपने आप को। जब केस आपके पास केसेस आएंगे या किसी भी ट्रायल में जब आप अपने आप को अपीयर करना शुरू कर देंगे, किसी सीनियर के साथ जब आप जाएंगे, तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि जीरा का एक ऐसी स्टेज आती है कि जब विटनेस जब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है न्यायालय में, तो उससे जीरा की जाती है। जीरा के लिए अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, डी.आर. प्रेम की है, प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इसको भी आप लोग ले लीजिए और ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको
एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बनाना है, कैसे गवाह को तोड़ना है। अगर मान लीजिए आप किसी कभी डिफेंस की वकालत करना पड़े, आपको मुलजिम पक्ष से होना है, तो आपको क्या क्या किन किन सावधानियां देनी है, कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, कौन सा आपके क्लाइंट के लिए क्या आप लाभदायक है, उस चीज़ के लिए आपको इस बुक के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो निर्णय आते हैं, उसमें आप देखते रहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस में क्या कह रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा केस निर्णय हुआ हो, उसको आप पढ़ लिए। उसमें उसकी भी पूरी अपनी मंथली या ईयरली आप उसको बनवा लीजिए, उसको मंगवा लीजिए। वो आपके जहाँ भी लॉ एजेंसी होगी, जहाँ भी बुक्स मिलती होंगी लॉ की, आप वहाँ पे जाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे तो आपको बता देंगे। उसमें कई डाइजेस्ट भी आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से जब कोई केस के बारे में समझ के कोई निर्णय देता है तो उसी के हिसाब से सारी अन्य अदालतों को चलना होता है। चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे आपको हाई कोर्ट हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उसी प्रकार से सब लोग चलते हैं। हाई कोर्ट में आपकी असीम पावर है। हाई कोर्ट का भी बहुत से ऐसे ऐसे निर्णय हैं, ऐसे ऐसे आदेश हैं जिनको अधीनस्थ अदालतें मानती हैं। जो आपके तहसील में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसका पालन होगा, अनुपालन होगा, वो अभी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की नज़ीरों को देखिए, और अपने केस में इन सभी तथ्यों पे एक अपना ऐसा कमांड बना लीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी भी आप केस में अपीयर हो जाएं तो उसको लगे कि यार इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। वकील साहब को ये वकील साहब हमारे बहुत बेहतर हैं। क्योंकि आपको अगर एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती तरीके से अपने केस को आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे, अच्छे से रख पाएंगे, और अदालत में आपको अच्छा निर्णय मिलेगा। दोस्त हों या हमको जो पसंद करते हों, या जो हमारे साथी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या जिनको क्रिमिनल में इंटरेस्ट हो, जिनके घर में मुकदमे चल रहे हों, उन सभी के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगी। आप लोग जब पूरे सेक्शन के बारे में जानेंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में जानेंगे, सीआरपीसी, अगर आप अपने सीआरपीसी के बारे में जानेंगे तो आप जब आएंगे तब अपने अधिवक्ता से ये कह सकेंगे कि अगर इसी स्टेज पे है तो हमको ये चीज़ करना है। अब जीरा की बात है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपको बहुत आसानी होगी, किसी भी मुकदमे को बहुत समझने में आसानी होगी। और जितने हमारे ऐसे मित्र हैं जो वकालत नहीं किए हुए हैं, तब भी अगर उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एडवोकेसी में, या वो जानना चाहते हैं कि केस में कैसे कोर्ट कैसे प्रोसीड होती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में कैसे चलना होता है। क्योंकि आप लोग ये चीज़ आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा लॉ है उसी पे सबको चलना होता है। चाहे वो जजेस हों, चाहे वो कोई अधिवक्ता हो, और चाहे वो प्रोजिक्यूशन, जो वादी बोले जाते हैं, प्रोजिक्यूशन भी उसी तरीके से चलता है। डिफेंस को भी लॉ के हिसाब से ही चलना है, कोई अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता। तो अगर सारा हमारा जो संविधान है उसी के हिसाब से हमारा लॉ बना हुआ है, और जब लॉ से ही सारी चीज़ें होनी है तो लॉ सबको पढ़ना चाहिए, सबको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम आपका कहीं शोषण ना हो, आपके साथ किसी प्रकार से कोई गलत ना कर सके। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी साझा की है वो बड़ी ही अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी आशा है कि बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने आप को खूब अच्छे से मजबूत करिए। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं। और एक बार इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सके अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।